नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक़्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में, बख्शीपुर में। यहाँ पर एक अप्रिय घटना हुई है जिसकी जानकारी सूत्रों से हम लोग को प्राप्त हुई। बड़ी छानबीन करने के बाद यहाँ पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक़्त हैं प्रियांशु वर्मा उर्फ़ आद्यंश गांधी, जो प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव होते हैं। इनका अपना व्यापार है, पुस्तकों का व्यापार करते हैं, स्टेशनरी का काम करते हैं। उस व्यापार के सिलसिले में कोविड से पहले या कह लें कि जस्ट कोविड के बाद जो फाइनेंशियल ईयर 2000 और 2021 में था, इनके कारोबार में घुगली में एक व्यापारी होते हैं अखिलानंद वर्मा, शिवम बुक स्टॉल के नाम से उनकी फर्म होती है। उनके साथ इन्होंने व्यापार किया और तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख का इन्होंने उनको माल दिया। और जब पेमेंट की बात आई तो कभी कुछ दिक्कतें कोविड हुआ, उसके बाद कुछ और दिक्कतें आती रही, आनाकानी करते रहे। अभी नया डेवलपमेंट ये हुआ कि 10 जून के बाद लगातार इनको फ़ोन के माध्यम से और पर्सनली इनको धमकियाँ मिल रही हैं कि अगर आपने तकादा किया या आप कोई नोटिस भेजे या कहीं से आपने जो है इसकी डिमांड की, तो जान-माल का नुकसान हो सकता है। जिसको लेके ये चिंतित हुए और आज इन्होंने एसएसपी को ज्ञापन दिया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ घटनाक्रम है। क्या बात थी और क्या कुछ घटनाक्रम हुई है जिसके ये आपने आज जो सूचना एसएसपी की आपने दी है, क्या सिलसिलेवार क्या हुआ था वो आप बताने। रीज़न ये है कि मेरा किताब का व्यवसाय है बख्शीपुर में और लगभग 34 साल पुराना व्यवसाय है। पुराना है काम और अच्छा काम चलता है, काम में कोई वो नहीं है। तो हमारा व्यवसाय उनसे अखिलानंद वर्मा जो जखीरा चौराहे पे जिनकी दुकान है, तो उन्होंने हमसे 2019 18 से 2018 से लगभग काम कर रहे हैं वो, तो 18 का पैसा उनका खत्म हो गया है, 19 का भी हिसाब नील हो गया है। 20-21 में कोविड का समय आ गया, उस समय किताब हम लोगों ने उन्हें दिया था और लगभग 8 लाख 66 हज़ार का किताब है। तो संजोग से कोविड का उस समय दौर आ गया था, तो उन्होंने पैसा देने में आनाकानी करने लगे, तो मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। उसी दौरान पहला कोविड बीता, दूसरे कोविड में उन्होंने अपनी बेटी की शादी रख दी। तो जिस वजह से मैंने उनसे जब पैसे का और किताबों के बारे में कहा कि मेरा पैसा दे दीजिए, ज़रूरत है भाई, हमारा ही धंधा पानी है, कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा कि भैया बेटी की शादी तय कर दिए हैं, बेटी की शादी सितंबर में निपट जाती है, तो हम आपको पैसा दे देते हैं। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, शादी उनकी निपट गई। संजोग से उन्होंने दूसरी बेटी की शादी दूसरे साल भी तय कर दी। इस तरह से संभा लंबे दूसरा साल भी मेरा बीत गया। फिर हमने पैसा माँगा उनसे, तो कहे बेटी की शादी दूसरी वाली बीत जाती है, तो हम पैसा करा देते हैं आपको। तो दूसरी शादी भी बीत गई। उसके बाद हमने उनके आवास पे गया पैसा माँगने के लिए, तो हार्ट अटैक का बहाना करके उन्होंने इस तरह का कि भैया अभी अच्छा ठीक है, तबीयत नहीं ठीक है, हम बाद में आएँगे तो दे देंगे। जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है, सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग है। उनसे फ़ोन पर वार्ता हुई तो उन्होंने कहा पैसा बाकी है, मैं आपको पैसा दे दूँगा, थोड़ी परेशान हूँ, थोड़ा पैसे की दिक्कत चल रही है। उनके पिता से भी बात हुई, उनकी भी पिता की भी रिकॉर्डिंग है, उनके पिता ने भी कहा कि मैं बकाया है, वो अपने बेटे को बोल देते हैं, वो पैसा धीरे-धीरे करके दे देगा। तो फिर उसके बाद जस्ट 10 जून को हमने 10 जून के पहले जब देखा हमने कि वो पैसा देने में आनाकानी कर रहा है और पैसा नहीं देना चाहता है, वो भाग रहा है। सूत्रों से मैंने वहाँ पता लगाया, वहाँ के लोकल लोगों से, तो पता चला कि बहुत कर्जा उसके ऊपर, विवाह का भी हो गया है कई तरह का। तो ठीक है, उसका कर्जा है, उसकी दिक्कत है। तो हमने एक लीगल तरीके से अपने वकील से बोल करके उसको एक नोटिस भिजवाई, नॉर्मली कि वो थोड़ा दबाव में आकर के मेरा पैसा दे दे। तो उसको जब नोटिस गया तो वो तुरंत मेरे बाद जो है मेरे दुकान पर आकर के 3-4 लोगों के साथ अपने इको वैन, उसके पास वो है इको कोई कार है हुंडई की, उस गाड़ी से वो आया अपने 2-4 लोगों के साथ, उसने धमकी दी दुकान पे चढ़ करके एकदम कि हमको आप नोटिस भिजवा रहे हो, थाने से फ़ोन करा रहे हो, आइंदा अगर नोटिस आपने भिजवाई तो हम आपकी हत्या कर देंगे। उन्होंने साफ इस तरह से कहा। तो हमने ये आपकी दुकान पर आपसे हाँ, बात हो रही है? हाँ, हमसे बात हो रही है और कुछ लोग भी बैठे हुए थे, मेरे स्टाफ भी थे। सत्यार्थ मिश्रा हमारा एक बगल का ही है, वो भी बैठा हुआ था, सब लोग थे और बोल करके अब मैं डरा हुआ था कि भाई अब क्या उसको उस दुकान पे लड़ाई करूँ। तो मैंने इसकी सूचना चौकी पे भी दी। तो चौकी प्रभारी ने कहा कि हमको एक लेटर लिख करके आप दीजिए, हम उस पर जाँच करते हैं। तो चौकी प्रभारी ने वहाँ बातें भी की, तो वो अपनी पत्नी को फ़ोन दे दे रहा है, चौकी प्रभारी को फ़ोन करा कर पे अपनी पत्नी से बात करा करके टटवा के फ़ोन कटवा दे रहा है। मतलब उसके अंदर कोई डर नाम की चीज़ नहीं है। उसके बाद मैंने उसके जो परिचित हैं, जिस स्कूल की किताबें वो बेचा करता था, गौतम बुद्ध का और एसएनएस स्कूल का, तो पता चला कि इन लोगों का भी बकाया है। इन लोग का भी पैसा गबन करके बैठा है, जैसे किताब उन्होंने इस स्कूल की बेची,
तो स्कूल को कमीशन जो देना पड़ता है दिया जाता है, जो वो होता है, तो उनका भी पैसा हड़प करके बैठा हुआ है। और उनसे उन्होंने कहा है अखिलानंद वर्मा ने कि गोलू हमारे दुकान पे चढ़ गए तो उनको काट करके यहीं फेंक देंगे नाले में। तो जिसकी सारी रिकॉर्डिंग, सारी साक्ष्य मेरे पास है। तो अब बताइए कि मेरा नया सत्र शुरू हो रहा है 2025 का, तो मैं उस इलाके में किताब का काम करने, कन्विंसिंग करने कैसे जाऊं? अगर मेरे साथ घटना दुर्घटना हो जाती है, एक तो मेरा पैसा भी फंसा, मेरी जान भी फंसी है। महाराजगंज में भी मेरा काम होता है, देवरिया में भी मेरा काम होता है, बस्ती में भी मेरा काम होता है, गोरखपुर में, हर जगह मेरा काम होता है, गोरखपुर जनपद में। तो मैं कैसे जाऊं वहां पर काम करने? अगर मेरे साथ कोई खतरा दुर्घटना हो जाती है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? इन्हीं सब चीजों को लेकर के आज मैंने, एसएसपी साहब नहीं मिले हैं तो मैंने एसपी साहब को, एसपी सिटी साहब को मैंने संज्ञान में सारी बातें बताई हैं, लेटर मैंने दिया है, ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत रहिए, घबराइए नहीं, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सीओ साहब को फॉरवर्ड कर देता हूँ, इसकी 1-2 दिन में जांच करके एफआईआर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। सवाल ये है कि 10 जून को उन्होंने आपको धमकी दी, आज हम 7 अगस्त बैठे हुए हैं, इतना देर क्यों हुआ आपको प्रशासन से संपर्क करने में या पुलिस को इन्फॉर्म करने में? इन्फॉर्म करने में देरी कहीं नहीं हुई है। मेरी आईजीआरएस पे 3 बार, जो मुख्यमंत्री द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है जहां से शिकायत दर्ज किया जाएगा, मैं उस आईजीआरएस पे 3 बार मैसेज भेज चुका हूं। उसमें प्रक्रिया लगभग 10-15 दिन की लग जाती है उस प्रक्रिया को निस्तारण करने में। तो बार बार थाने से यह निस्तारण भेज दिया गया कि अभी लंबित है, अभी बात करते हैं, उधर से सुझाव नहीं मिल रहा है, ऐसा टाल मटोल करके। तो जब इतना इतना जघन्य मामला था, जान की बात थी, तो आप आईजीआरएस के थ्रू जा रहे हैं, ये बेहतर नहीं होता कि संबंधित थाने से आप डायरेक्ट बात करें, डायरेक्ट एफआईआर कराएं? नहीं, मैं थाने से एफआईआर कराने का बहुत प्रयास किया। तो मैंने चौकी प्रभारी से भी, थाना प्रभारी से भी बात की। उन्होंने कहा कि नया कानून आया हुआ है, नए कानून में अब ये नियम हो गया है कि अब कोई भी मुकदमा, ये तो 1 जुलाई को आया है नया कानून ना, आपका तो 10 जून का मामला है। तो वो बात आपकी सही है, 10 जून का अभी अगर न्याय प्रक्रिया की बात करें तो 30 जून की रात 12 बजे से पहले जो भी घटना होगा वो आईपीसी में दर्ज होगा, उसके बाद का जो होगा वो बीएनएस में दर्ज होगा। तो आपकी तो 10 जून की है, तो उसमें कहाँ से न्याय प्रक्रिया बाधक हो रही है और नया वाला नियम आ रहा है? एकदम सही कह रहे हो। 10 जून के बाद हम गए थे उनके पास, तो उस प्रक्रिया में आईजीएस के काम करने में लगभग 10-15 दिन लग जाते हैं। जैसे थाना प्रभारी वहां बात किए उस व्यक्ति से, उन्होंने कहा कि मैं पैसा कुछ दिन में दे दूंगा, इन्होंने ये भी कहा। तो फिर उन्होंने वहां से रिपोर्ट लगाई गई कि उन्होंने 10 दिन 15 दिन का समय मांगा है, मेरी बेटी लखनऊ में, उसकी तबीयत खराब है, मैं 10-15 दिन में पैसा फिर दे दूंगा उनका। वो फिर नहीं देना चाह रहा, वो देने का कोई मूड ही नहीं बनाया। आप सीधा आईजीआरएस पे गए थे ना कि थाने पे गए थे? नहीं था, मैं चौकी पे भी गया था, थाने पे भी गया था, आईजीआरएस पे भी गया था। 3-3 कंप्लेन आईजीआरएस पे पड़ी। थाने ने क्या कहा? थाने ने कहा है कि आप एसएसपी चाहे एसपी से आपको मिलना पड़ेगा, जब तक उधर से हमको कोई इशू नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, नियम कानून बदल चुके हैं। तो मुझे आज हार मान के, मैं जब देखा कि महीने बीत गए हैं और कोई कार्यवाही उचित नहीं हो पा रही है, तो मैं मजबूरी में, जो कि डीआईजी साहब का कहना है, उत्तर प्रदेश के जो डीआईजी हैं उनका भी कहना है कि व्यापारियों को अच्छी सुविधा दी जाए प्रशासन के द्वारा, उनको एक ऐसा सेपरेट किया जाए जिनको उस तरह से थाने में किसी तरह की उनको दिक्कत ना हो। लेकिन हमको दिख रहा है यही कि थाने में व्यापारियों को हर तरह की दिक्कतों का सामना झेलना पड़ रहा है और बड़ी समय लग रहा है, उनको न्याय मिलने में बड़ी समय लग रहा है, एफआईआर नोट होने में समय लग रहा है। ऐसे व्यापारी अगर पड़ा रहेगा तो किस तरह से हमारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा? हम लोग बहुत परेशान हैं। महीनों से हो जा रहा है रिपोर्ट लिखने में और अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। जब तक सीओ साहब, आज तो मैंने एसएसपी को दिया है, अब सीओ साहब हमको आजकल में फोन करेंगे। अब उस बीच में मैं महीनों से पैसा नहीं ले पा रहा हूँ, अब हम कैसे जाएं उसमें काम करने के लिए? जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, जब तक उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम निश्चिंत नहीं हो पाएंगे। आप तो खुद ही राजनीतिक आदमी हैं, प्रदेश के महासचिव हैं युवा कांग्रेस के, आपका काम नहीं हो रहा है तो आम जनता की काम कैसे होगा? मैं आपकी अभी पार्टी ने न्याय पेटिका लगाई है, वहां पे गुहार लगाइए, अजय जी के से गुहार लगाइए, राहुल जी से गुहार लगाइए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ और मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह सूबे के मुख्यमंत्री के जिले में पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर जी के बेटे की भी घटना है, फतेह बहादुर जो विधायक हैं कंपियरगंज से, जब वैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के घर का व्यक्ति अगर एफआईआर दर्ज उस व्यक्ति का नहीं हो रहा है, वो शासन प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि मेरा मुकदमा दर्ज कर लिया जाए, जब उस सत्ताधारी ताकत जब अपना मुकदमा दर्ज नहीं करा पा रहा है, जो पूर्व वर्तमान विधायक है,
तो आप सोच सकते हैं कि सरकार में हमारे जैसे व्यक्ति का और हमारे जैसे एक छोटे से व्यापारी का और हमारे जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता का मुकदमा कहाँ दर्ज हो पाएगा। आप क्या मांग करते हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं मांग यही करता हूं कि जल्द से जल्द इस पर प्रशासन हमारे सीओ साहब संज्ञान में लेकर के और इस पर मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज करे, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करे और हमारा पैसा दिलवाने में मेरी मदद करे। तो यहाँ पर इनका साफ ये कहना है कि जब 10 जून को घटना हुई तो इन्होंने संबंधित चौकी पर भी संपर्क किया और संबंधित थाने पर भी संपर्क किया, मगर थाने और चौकी से इनको इनके एप्रोप्रिएट जवाब नहीं मिला। ये कहा गया कि जब तक हमारे पास सीओ से या एसएसपी या एसपी के यहाँ से आदेश नहीं आएगा, हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। फिर इन्होंने आईजीआरएस के माध्यम से अपनी कंप्लेंट लिखाने की कोशिश की, जिसमें एक लंबा समय बीत गया। उसी वक्त एक न्याय प्रक्रिया चेंज होती है, आईपीएस खत्म किया जाता है, और उसके बाद बीएनएस लाया जाता है, जो कि 1 जुलाई से लागू किया गया है। तो उस प्रक्रिया में भी थोड़ी-सी दिक्कत आई। आज हारने के बाद आज इन्होंने एसएसपी के यहाँ जाकर के ज्ञापन दिया है। ज्ञापन दे करके मांग की है कि संबंधित जो भी आरोपी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनका जो जान-माल की सुरक्षा की जाए और जो इनके पैसे हैं, वो इनको पैसे वापस करा दिया जाए। कहीं न कहीं ये चूक है पुलिस का, कहीं न कहीं त्वरित कार्रवाई अगर उस वक़्त हो गई होती, तो शायद मामला आज यहाँ तक नहीं आता। मगर ये फिर एक बार सवालिया निशान है, पुलिस महकमे पे सवालिया निशान है, चौकी के ऊपर सवालिया निशान है, थाने के ऊपर, कि क्या इनको भी किसी भी मज़लूम का, किसी भी दुखियारी इंसान के लिए, चाहे व्यापारी हो, चाहे आम जनता हो, क्या सीओ और एसएसपी का आदेश ज़रूरत होती है एफआईआर करने के लिए? मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से ईएन डेली के लिए।